नेक्स्ट है आपका वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो आपको ये जो वायलेंस देखना है, पहले तो कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेना आप। जैसे कि कुछ स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसा बोला जाता है कि वुमेन के लिए 4th मोस्ट डेंजरस कंट्री है। समझे, अगर वुमेन सेफ्टी की बात करें अगर हम, तो ये बोला जाता है 4th मोस्ट डेंजरस कंट्री है ये, है ना, एज फार एज वुमेन सेफ्टी इज कंसर्न। वुमेन सेफ्टी इज कंसर्न। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक हमको बताते हैं, ठीक है ना। अगर देखें तो ये वायलेंस जो है, ये वायलेंस जो है पिछले लास्ट 10 ईयर्स में अगर हम देखें, है ना, ये ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, ठीक है ना। मतलब जो लास्ट 10 ईयर्स में अगर देखें जितना वायलेंस हो रहा था वुमेन के प्रति, अब वो समय डबल आ चुका है। मतलब इतना तेज से, लास्ट 10 ईयर की बात कर रहा हूँ, मतलब इतनी ग्रोथ आ चुकी है वुमेन के वायलेंस, है ना। अगर हम वायलेंस का बात करें, ये जो वुमेन वायलेंस होता है ना, वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है, इसके अगर हम कितने तरीके के मैनिफेस्टेशन है, मतलब कितने तरीके से वायलेंस होता है, तो अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें तो भाई ये मेन आपको जो पढ़ना है वो ये है आपका, जिसको बोलते हैं हम एक वायलेंस एट पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस पर, ठीक है। वो फिर वायलेंस एट वर्क प्लेस पर, वर्क प्लेस पर, फिर डोमेस्टिक वायलेंस। इनफैक्ट सबसे ज्यादा वायलेंस इसी में होता है, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक। और नेक्स्ट है डाउरी। क्लियर है। तो ये इतने इतने तरीके से 1 बाय 1 करके सब देखेंगे जहां पे जो जो जरूरत रहेगा, ठीक है ना। वहीं पर अगर मैं बात करूं कॉजेस क्या है इसके, तो कॉजेस में क्या क्या बताओगे, क्यों होते हैं वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है। तो सबसे पहला जो कारण बोला जाता है जिसको बोलते हैं कल्चरल लैग, ठीक है। अब ये कल्चरल लैग क्या है, कल्चरल लैग का मतलब होता है, देखो एक तरफ मान लो कि भाई हमारी सोसाइटी कुछ कुछ चीजों में तो बहुत एडवांस हो जाती है, वहीं पर जो कोर चीजें होती है उनमें वो फॉरवर्ड नहीं हो पाती, तो इनके बीच में एक गैप दिखता है, इसको बोलते हैं हम कल्चरल लैग, ठीक है ना। कल्चरल लैग के कारण क्या होता है, वुमेन जो पार्टिसिपेट करती हैं पब्लिक स्फीयर में, है ना, तो उनके कारण उनको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जा रहा है। तो सबसे पहला कल्चरल लैग, कल्चरल लैग मतलब क्या है, देखो ये आपका, ये होता है आपका कोर वैल्यूज, है ना, ये कोर वैल्यूज है, और ये है आपका पेरीफेरी। इसमें तो एडवांस हो गए हैं, है ना, इसमें तो सोसाइटी एडवांस हो गई है, बट यहाँ पर कोर वैल्यूज पर एडवांस नहीं होती। यहाँ पर जो पेरीफेरी है ना, यहाँ पर चेंजेस तो एक्सेप्टेड है ना, यहाँ पर चेंजेस एक्सेप्टेड होते हैं समाज के लोगों के द्वारा, बट कोर में यहाँ पर चेंजेस एक्सेप्ट नहीं होते हैं, चेंजेस नॉट एक्सेप्टेड। तो देखो यहाँ पर तो आप आगे बढ़ते जा रहे हो कुछ चीजों में और कुछ चीजों में पीछे बढ़ते जाओगे, तो ये जो एक गैप बनता रहेगा ना, इसको बोलेंगे हम कल्चरल लैग। एक कल्चरल लैग हो गया ये, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जितना ज्यादा वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ता है काहे में, पब्लिक स्फीयर में, उतना ज्यादा उनका रेडिकुलेशन होता है, ठीक है ना। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, मोर द पार्टिसिपेशन, मोर द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, कहां पर, इन पब्लिक स्फीयर, पब्लिक स्फीयर, मोर दे आर सब्जेक्ट टू पब्लिक रिडिक्यूलिंग, ठीक है ना, मोर दे आर सब्जेक्ट टू पब्लिक रिडिक्यूलिंग, ठीक। तो एक कल्चरल लैग आपको समझ में आ गया कि कल्चरल लैग के कारण क्या हो रहा है। हाँ, कल्चरल लैग के कारण आपकी जो सोसाइटी है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, समझ में क्या ना। क्यों, क्योंकि एक जगह एडवांस हो जा रहा है, दूसरी जगह एडवांस नहीं होता, तो बीच में एक गैप बनेगा, गैप के कारण हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, समझ में क्या। कल्चरल लैग एक बहुत बड़ा कारण होता है जो वुमेन की सेफ्टी को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये बात थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना।
मतलब यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर अगर होगा कोर में तो यहाँ चेंजेस एक्सेप्टेड नहीं होंगे, यहाँ पर क्या होगा, रिटेलिएशन होगा, असर्टनेस बढ़ेगी, रिटेलिएशन होगा, असर्ट बढ़ेगा, असर्टनेस बढ़ेगी, है ना। यहाँ पर चेंजेस तो एक्सेप्ट है ना, पेरीफेरी में, पेरीफेरी में, बट वहां पर एक्सेप्टेड नहीं है, कहां पर, कोर में। इसके कारण एक गैप बनता है सोसाइटी में, कल्चरल लैग। तो हम बाहर से तो वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ भी रहा है, बट इन डीप हमको ये पता है कि भाई बहुत सारे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा है वुमेन को। क्यों? क्योंकि कल्चरल लैग का सिचुएशन है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं, दूसरा पॉइंट है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ये तो हमने अच्छे से देखा था। इसके कारण भी वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड कमोडिफिकेशन, ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड कमोडिफिकेशन का मतलब क्या है, जैसे देखो मीडिया हो गई, आजकल की जो मीडिया होती है ना, मीडिया हो गई, आजकल का जो सिनेमा है ना, मीडिया सिनेमा, ये सब क्या दिखाते हैं, वुमेन को दिखाते हैं एज अ यूनिट ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन और कमोडिफिकेशन, है ना। ट्रीट्स, कैसे, एक एग्जांपल देता हूं मैं, ट्रीट्स वुमेन एज ऑब्जेक्टिफिकेशन, है ना। ऑब्जेक्टिफिकेशन क्या बोलो उसको, बोल दो ट्रीट्स वुमेन एज एन ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, है ना, अभी आपने एक मूवी देखी होगी कबीर सिंह, ठीक है ना। कबीर सिंह में देखा है आपने कि भाई मतलब कैसे ट्रीटमेंट जो होता है, मतलब उसमें आपको एक को सुपीरियोरिटी दिखाई जाती है, दूसरे को इन्फीरियोरिटी दिखाई जाती है, समझ में आ रहा है। ऐसे आप टीवी में एडवर्टीजमेंट देखे हो कि एक लड़का है, उसके आसपास 40-50 लड़कियां दिखेंगी आपको, तो ये क्या दिखाता है, ये कमोडिफिकेशन बता रहा है भाई। एक्स का जो आप एडवर्टीजमेंट देखते हो एक्स का, ठीक है ना, वो क्या है, इसी का ही एग्जांपल है, कमोडिफिकेशन और ऑब्जेक्टिफिकेशन कराया जा रहा है जिसमें। और मीडिया भी इसको ऐसे ही दिखाती है, जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स उसमें भी आपको यही दिखाया जाता है, समझना क्या ना। एडवर्टीजमेंट्स में भी आपको, जैसे अभी आपने एक मूवी, वो जो मूवी आई थी लेडीज वर्सेस रिक्की बहल, उसमें भी क्या दिखाया, वुमेन को एज अ ऑब्जेक्ट ही दिखा रहा है उसको। तो ये जो मीडिया है, सिनेमा है, एडवर्टीजमेंट में जो एक्स का एडवर्टीजमेंट आता है, एक बार डीओ लगाओ और आपके पास 4-5 लड़कियां आ जाएंगी, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब आपको मीडिया ऐसा पोर्ट्रे करती है उनको कि जैसे कि वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हैं, और जिनको आप एज अ सेक्सुअली, एज अ इमोशनली कैसे भी करके उनको ट्रीट करते रहो, ऐसा दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या होता है, और भी ज्यादा जो है क्राइम्स बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती, समझ में आ रहा ना। तो ये सब क्यों होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया में सबसे ज्यादा, अगर मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा फैक्टर होता है, वो ये मीडिया और ये जो सिनेमा द्वारा जो वुमेन को पोर्ट्रेट किया जाता है, उनके कारण बहुत बड़ा एक वो होता है, ठीक है ना, बहुत बड़ा एक कारण बन जाता है वो वुमेन के क्राइम के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोलते हैं जिसको मोरल वैल्यूज खत्म हो रही है ना, ये मोरल वैल्यूज का डिग्रेडेशन, इसका डिग्रेडेशन, ये कैसे हो रहा है मोरल वैल्यूज का डिग्रेडेशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि जो आपको जो आपके आपसे एल्डर होते हैं, जैसे कि आपके भैया हैं, भाभी हैं, ठीक है ना, और मम्मी है, ठीक है ना, इनकी जो एज के लोग होंगे, पिताजी के जो एज के लोग होंगे, उनका रेस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा सिखाया जाता है, ठीक है ना। बट क्या होगा कि भाई ये मॉडर्निज्म और इसके कारण क्या हो रहा है, देखो आपको कैसा बताया जा रहा है कि भाई जैसे कि आजकल ये भाभी वाला बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि भाई उनको ऐसा दिखाया जाता है पोर्ट्रेट करके। टीचर्स के प्रति आपको, आपका जो टीचर्स होते हैं उनके प्रति आपको मीडिया में भी ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई एक लड़का है, लड़की है, दोनों में सोचो टीचर्स और उसका रिलेशन है, फिर भी उनके बीच में आपको गलत गलत चीजें दिखाई जा रही हैं। और इन सब चीजों को बढ़ा चढ़ा करके वो भी किया जा रहा है, इनको बढ़ा चढ़ा करके इनको दिखाया भी जाता है और इनको सपोर्ट भी किया जा रहा है, समझना का। तो इससे क्या होगा, मोरल वैल्यूज डिग्रेड हो रही हैं कि नहीं, मोरल वैल्यूज बिल्कुल डिग्रेड हो रही हैं। और उसके कारण क्या हो रहा है कि भाई अब इनकी, अगर आप खुद सोचो कि भाई अगर ये सब जो चीजें चलती हैं, इनका रिस्पेक्ट नहीं करेगा कोई, है ना, इन ये सब जो रिलेशनशिप होते हैं इनका रिस्पेक्ट नहीं करेगा, जब रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो भी आपको नहीं लगता कि फिर वो उनके लिए गलत करने में कभी कुछ नहीं सोचेगा, है ना भाई। इतने सारे केसेस आजकल क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मोरल वैल्यूज हैं इनके प्रति, अपनी भाभी के प्रति, अपने जो मम्मी की एज की औरतें होती हैं उनके प्रति,
ये सब क्यों बढ़ते जा रहा है, ये वुमेन्स के अगेंस्ट ये क्राइम क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अब उनके प्रति हमारे जो एक रेस्पेक्ट होता था वो सब चला गया है, समझा रहे ना। तो ये सब बहुत ज़्यादा, और ये सब वेस्टर्नाइज मीडिया और ये जो आप ये गेम ऑफ थ्रोन्स और दुनिया भर की ये सीरीज होती है, इनमें यही चीज़ें दिखाई जाती हैं, और यही चीज़ें देख करके हमारी सोसाइटी क्या हो रही है, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये सब क्या है, इसके कारण मोरल वैल्यूज होता है, मोरल वैल्यूज जब डिग्रेड होता है तो इवन एक भाई है उसका जो अपनी सिस्टर के प्रति थिंकिंग होती है वो भी चेंज हो जाती है, और क्राइम करने का जो वो होता है ना भी, क्राइम करने से भी फिर वो झिझकता नहीं। वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्नाइज मीडिया इतना ज़्यादा माइंड पर हावी कर देती है कि उन सब चीज़ों के कारण फिर वुमेन के प्रति क्राइम बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये सब रिपोर्ट्स बताती हैं, ये सब मेरा ही परसेप्शन नहीं है, ये रिपोर्ट्स है सारी, ठीक है। ये मोरल वैल्यूज डिग्रेड हो रही हैं, मोरल वैल्यूज डिग्रेड के कारण ये सब प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट है जो बोलते हैं वुमेन का सेल्फ इंडिपेंडेंस ना होना, है ना। वुमेन का जो डिपेंडेंस है, या तो अपने पिता के पे डिपेंड रहती हैं, या तो अपने भाई पर डिपेंड रहेंगी, या तो अपने पति पे रहेंगी, या फिर अपने बच्चों पर रहेंगी। मतलब सेल्फ आइडेंटिटी उनकी नहीं हो पाती, उनका इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है ना, इकोनॉमिक डिपेंडेंस वो हमेशा बना रहता है। तो इसके कारण वो क्या होता है, वल्नरेबल हो जाती हैं। जैसे अगर वो मदर है तो भी बुढ़ापे में भी वल्नरेबल हो जाती है, बच्चों के थ्रू एक्सप्लॉइटेशन होता है उनका, उनका वृद्धाश्रम वगैरह में छोड़ने की बात होती है, बहुत गलत ट्रीटमेंट होता है उनका। ऐसा क्यों, क्योंकि वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि उनको लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन था, एजुकेशन ही नहीं था उनको, तो वो अच्छे से स्किल नहीं एक्वायर कर पाई। जब स्किल नहीं एक्वायर कर पाई तो वो अच्छे से अच्छी जगह काम भी नहीं कर सकती, और काम नहीं कर सकती तो अर्निंग नहीं होगी, अर्निंग नहीं होगी तो वो किसी ना किसी पर डिपेंड रह जाएंगी। अगर वही वुमेन जो सेल्फ डिपेंडेंस होती है तो उसके केस में क्या हो जाता है कि भाई चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, कि वो उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है उस केस में, ठीक है। तो इकोनॉमिक डिपेंडेंस नहीं है वुमेन का, ये भी एक कारण होता है जिसके कारण वुमेन में क्राइम बढ़ जा रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, ग्लोबलाइजेशन, ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो गया कि भाई जिसके कारण जो रेट ऑफ वायलेंस था वुमेन में वो चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि वैल्यू सिस्टम चेंज हो गया, समझ में गया। इसके खिलाफ अब इसके साथ साथ ट्रांसनेशनल क्राइम्स को बढ़ावा मिल गया, ऑर्गेनाइज क्राइम को बढ़ावा मिल गया, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है ग्लोबलाइजेशन का। सबसे पहला क्या, लॉस ऑफ वैल्यूज कर दिया इसने, लॉस ऑफ वैल्यूज। अब अपने पिता को मारने में वो नहीं सोचते। आप सोचो कि कहाँ एक जगह हमारी वैल्यूज क्या सिखाती है कि भाई पिता को मतलब जवाब भी नहीं, उनका कटाक्ष भी नहीं करना। और यहाँ पे वैल्यूज पर जब यहाँ पर हम वेस्टर्नाइज में हमने क्या देखा था कि वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडिविजुअलिज्म पर फोकस करता है, इंडिविजुअलिज्म पर फोकस करता है, मतलब सेल्फ आइडेंटिटी की बात करता है। जब सेल्फ आइडेंटिटी की बात करेगा तो यहाँ पर आप अपने पिता के बारे में भी मतलब उनको जवाब देने और उनको चिल्लाने में और उनको उटपटांग बोलने में, इन सब चीज़ों में भी नहीं झिझकते, समझेगा। पहले सोचो अपने मतलब बड़े भाई, इवन बड़े भाई को अगर कोई बात हो जाए उससे आंख उठा के अगर देख लो तो एक बड़ा अपमान वाली बात होती थी। लेकिन आजकल की जनरेशन में क्या होता है, पिताजी को गाली दे देते हैं, पिताजी को मार देते हैं। ये सब क्या, और ये सब कहाँ से सिखाया जा रहा है, वेस्ट में ये सब चलता है, वेस्ट में वो लोग ये सब चीज़ें करते हैं। तो वो आप मीडिया में ये सब चीज़ें देख करके और सिनेमा में ये सब चीज़ें देख करके हम ये सारी चीज़ें करने लगे, समझेगा। इसके कारण क्या हो रहा है कि भाई अब हम उस चीज़ों को उतना रेस्पेक्ट नहीं देते, समझेगा। पिताजी से जो बात करने का एक तरीका होता है, मैंने आपको बताया इंडिया में जो होता है, इंडियन सोसाइटी क्या होता है, आपको हर एक ग्रुप पर, हर एक लेवल पर किससे किस तरीके का इंटरेक्शन करना है, उसमें आपको उसमें हर चीज़ के लिए एक बना हुआ है कि कब किसके साथ कैसा इंटरेक्शन करना है। लेकिन लॉस ऑफ वैल्यूज हो गई है तो एक बूढ़ा जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति है वो भी अपनी बहू के प्रति घृणा रखता है, अपनी बहू के प्रति गंदी आस्था रखता है। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वेस्टर्न एजुकेशन है। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ज़्यादा और आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबलाइजेशन पेनिट्रेट कर रहा है, जिस हिसाब से ये नेटफ्लिक्स और ये सब चीज़ें यहाँ पर पेनिट्रेट कर रही हैं, उसमें अब देखो ना, आप घर में भी देखना, आपके जो बात करने का तरीका है इन सब के आने के बाद बदल चुका है ना। द वे हम बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो सब काफ़ी हद तक चेंजेस आ चुके हैं उनमें। क्यों, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन के कारण लॉस ऑफ वैल्यूज हो गया, ठीक। तो ये बात थोड़ा सा याद रखना कि लॉस ऑफ वैल्यूज हो गया है ग्लोबलाइजेशन के कारण। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, पेट्रियार्की, है ना। नेक्स्ट तो आपका ये तो रहेगा ही, जिसको हमने एक तरीके का इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है ना। तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पेट्रियार्की,
इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब समझते हो ना, एक उसको मतलब एक महत्व, बहुत इंपॉर्टेंस, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस दे के रखा है, मतलब वो एक एज एन इंस्टीट्यूशन परफॉर्म करता है। समझना क्या इंस्टीट्यूशन मतलब, समझ रहे हो ना, उस पर काफी चीजें डिपेंड होती हैं, उस पर काफी चीजें उससे इमर्ज होती हैं, उन पर टिक करके काम करती हैं। तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पेट्रियार्की। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं हम, ये बोल सकते हैं ना कि नेक्स्ट ये जो इंस्टीट्यूशनल वीकनेस भी तो हो गए हैं, जो इंस्टीट्यूशनल वीकनेस है, जैसे कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, इंस्टीट्यूशनल वीकनेस का कमजोर हो जाना मतलब क्या है, ये जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है यही कमजोर हो गई है ना, ये डिग्रेड हो गई। क्लियर है, मतलब क्या है, पुअर गवर्नेंस आ गया है। ठीक है ना, पुअर गवर्नेंस, इम्प्लीमेंटेशन बहुत, लॉ एनफोर्समेंट कम है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाता लॉस का। समझ में कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो पुअर गवर्नेंस है, पुअर गवर्नेंस के कारण क्या हो रहा है, और कन्विक्शन रेट भी कम होते हैं, कन्विक्शन रेट कम है। मतलब कन्विक्शन रेट कम होने का मतलब क्या है कि आपको भी पता है कि भाई मार दो पीट दो छूट तो जाओगे ही, तो क्या मतलब डर ही नहीं रहेगा लोगों में। जब डर ही नहीं लगेगा तो वो फिर और बढ़ावा देंगे ही क्राइम को। ठीक है ना, तो कन्विक्शन रेट कम होने के कारण भी एनकरेज मिलता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, नेगेटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, नेगेटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मिसयूज करना, जैसे पोर्नोग्राफी वगैरह में, और फिर आपका है उनका जो ऑनलाइन उनको परेशान करते हैं, हरास करते हैं। ठीक है ना, ये सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ क्या है, अवेयरनेस कम है ना, अवेयरनेस कम है अबाउट देयर राइट्स, वुमेन को वुमेन के राइट्स के बारे में, लीगल एक्शन, लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। इस कारण क्या हो रहा है, उनका हरासमेंट और उनका जो वायलेंस होता है वो बढ़ जाता है। समझ में आ गया ना, तो ये कुछ आपको मतलब कॉजेस थे, जो फैक्टर्स थे जो वुमेन को वुमेन वायलेंस को बढ़ावा देते हैं। तो ये सब हम लोगों ने एक कॉजेस देख लिया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो कुछ कुछ स्टेचुटरी प्रोविजंस देखते हैं हम, कुछ स्टेचुटरी प्रोविजंस हैं क्या वुमेन को लेकर के, स्टेचुटरी प्रोविजंस। तो हाँ भाई, कुछ लॉज वगैरह आपको पता होने चाहिए, जैसे वर्क प्लेस के लिए सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये है आपका 2013 में आया था ये शायद मेरे हिसाब से, बट एक बार आप ईयर जरूर चेक कर लेना इसका। ठीक है ना, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है। फिर उसके बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, ये भी 2013 का है। ठीक, नेक्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये भी है आपका। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का भी नाम सुना होगा आपने। ठीक, इंटरनेशनल कन्वेंशन है कुछ, हाँ, तो एक है जिसको बोलते हैं सीडो, कन्वेंशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म है क्या, कन्वेंशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, सीडो बोलते हैं। अभी एक इस्तांबुल कन्वेंशन आया है, ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना, शायद कल ही आया है ये इस्तांबुल कन्वेंशन, कल ही ये न्यूज में आया था, तो इसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, कुछ जुडिशियल केसेस हैं क्या, हाँ कुछ जुडिशियल केसेस, ठीक है ना, जुडिशियल केस लॉज जिसको बोल रहे हैं, जैसे विशाखा गाइडलाइंस, ये सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड है वर्क प्लेस में। ठीक है ना, जिसके आधार पर ये जो एक्ट बना है, ठीक है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी, उन्हीं का बेस बना करके ये एक्ट आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका ये कुछ प्रोविजन है, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, और भी चीजें आगे जो आएंगी हम देख लेंगे। ठीक है ना, तो एक मोटा मोटा सा पता होना चाहिए कि भाई कुछ ऐसा कुछ है क्या, हाँ लॉ है तो है, वो हमने बता दिया। ठीक है, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है क्या, हाँ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, तो भाई आप बोल सकते हो कि आर्टिकल नंबर 14 है, 15 है, ठीक है, 21 है, 42 है, ये सब काहे से डील करते हैं, ये सब वुमेन और उसके प्रोटेक्शन और इन सब चीज़ों से डील करते हैं। ठीक है, तो प्रोविजंस देख लिया हम लोगों ने कि हाँ वुमेन की सेफ्टी के लिए इतना सब कुछ है, ये सब हमने देख ली।
ठीक है। अब देखो मैं बात करता हूं आपसे जो सबसे पहले वन बाय वन करके उठा के चलते हैं। क्या जो वायलेंस होता है पब्लिक प्लेस में उससे रिलेटेड क्या एक्ट है और उसमें क्या प्रोविजन है, क्या कमियां है, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला उठाएंगे वायलेंस एक्ट पब्लिक प्लेस। ठीक है, वायलेंस एक्ट पब्लिक प्लेस में कॉजेस क्या होंगे इसके, तो कॉजेस वही जो अभी हमने पढ़ा, ऑलरेडी डन, समझ लो वही सारे कॉजेस है ना, ऑलरेडी डन, जो अभी देखा वही सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। अदर्स, कुछ अदर्स देख लो, जैसे पब्लिक प्लेस में क्यों वायलेंस होते हैं, क्योंकि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पब्लिक प्लेस में वुमेन्स को लेकर के, जैसे बाथरूम, वॉशरूम, ये सब होना चाहिए। मेल के लिए तो देखने को मिल जाते हैं आपको, फीमेल को बहुत सारी प्रॉब्लम्स सफ़र करनी पड़ती है, समझ में क्या। उसके अलावा अगर है भी तो लैक ऑफ सेफ्टी है ना, लैक ऑफ सेफ्टी है वहाँ पर, लैक ऑफ सेफ्टी कहाँ पर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। और एक चीज और है जिसमें लैक ऑफ सेफ्टी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी रिलेटेड है ना, एक लैक ऑफ सेफ्टी है कहाँ पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। जो रेप केस हुआ था दिल्ली वाला, उसमें क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो सेफ्टी नहीं थी उसी के कारण हुआ ना, लैक ऑफ सेफ्टी विथ रेस्पेक्ट टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसीलिए आजकल ये आपने सुना होगा पिंक बस है ना, ये सब चीजें क्यों आ रही हैं, ये सब इसीलिए आ रही हैं, स्पेशली डेडिकेटेड टू वुमेन एंड गर्ल्स, समझा गया ना, उन्हीं के लिए काम करती है। तो ये सब तो अभी चल रहा है, तो बट आपको अदर्स कॉजेस में तो लिखना ही पड़ेगा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, लैक ऑफ सेफ्टी है, लैक ऑफ सेफ्टी विथ रेस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ सेफ्टी विथ रेस्पेक्ट टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इनके कारण क्या होता है, वायलेंस और भी बढ़ जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये वायलेंस जो है, वायलेंस एट पब्लिक प्लेस जो है, पब्लिक प्लेस, ये बहुत बड़ा डिटरेंस क्रिएट करता है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के लिए। इसी के कारण वुमेन काम नहीं कर पाती हैं। इनफैक्ट अगर वुमेन तैयार भी हो गई तो उसके फैमिली वाले काम नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि ये जो वायलेंस एट पब्लिक प्लेस है, इट एक्ट्स एज डिटरेंस, काहे के लिए, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। समझ में आ गया, वुमेन पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहती। अब इसी चीज को एड्रेस करने के लिए क्या आया था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। तो देखते हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में क्या है। तो ये अगर मैं बात करूं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में क्या क्या है, इसमें जो प्रोविजन है, कौन कौन से प्रोविजंस ये इंक्लूड करता है, इंक्लूडेड, तो जैसे कि भाई एसिड अटैक वाला पूरा एसिड अटैक जो होते हैं वो भी इसमें कवर्ड है। ठीक है, स्टॉकिंग भी कवर है। नेक्स्ट इसके साथ साथ सेक्सुअल हरासमेंट भी कवर्ड है इसमें, पब्लिक प्लेस में अगर सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है तो वो भी कवर्ड है। ठीक है ना। नेक्स्ट है जिसको बोलते हैं डिस्टर्बिंग द वुमेन ऑफ हर मॉडेस्टी। ठीक है ना। अब ये सब चीजें ऐसे नहीं क्लियर होती कि इसका मतलब क्या है। अब इसके ये सब्जेक्टिविटी ज्यादा हो जाती है तो ये कोर्ट के ऊपर छूट जाता है कि उसको कैसे इंटरप्रेट करता है। समझ में आ गया, डिस्टर्बिंग द वुमेन ऑफ हर मॉडेस्टी। नेक्स्ट है जिसको बोलते हैं वोयरिज्म। ठीक है ना, मतलब वुमेन के कंसेंट के अगेंस्ट अगर आप कुछ उसके साथ करते हो तो उसको बोलते हैं वोयरिज्म। ठीक है ना। ठीक, तो ये सब चीजें कवर किया गया है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखना। देखो जब लॉ है फिर भी इतना केस क्यों होता है वुमेन के साथ, है ना। देखो एक तरफ मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रिंजेंट लॉ है ना, इतने बड़े बड़े स्ट्रिंजेंट लॉ अभी अपने आपने देखे, स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, ये है स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, ये तो हमारे पास है। ठीक है ना, बट बोला जाता है कि ये जो ग्रोइंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है उसके लिए सॉल्यूशन नहीं है। स्ट्रिंजेंट लॉज आर नॉट सॉल्यूशन फॉर, तो जिसको बोलते हैं हम किसके लिए, फॉर ग्रोइंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। क्यों? क्योंकि भाई जो बेसिक इशू है ना,
जो बेसिक इशू है वो क्या है पता है आपको, जिसको हम बोलते हैं ब्रोकन डाउन थ्योरी, ब्रोकन डाउन थ्योरी, ब्रोकन विंडो थ्योरी, ब्रोकन विंडो थ्योरी, ठीक है ना। ब्रोकन विंडो थ्योरी क्या होता है, मतलब देखो कई बार आपने देखा होगा ना कि छोटा छोटा हम क्राइम करते जाते हैं और सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करती रहती है, तो हम हमारे अंदर एक डिटरेंस खत्म हो जाता है कि भाई अब हम नेक्स्ट टाइम उस चीज को करने के लिए कभी भी झिझकते नहीं। इसी को बोलते हैं ब्रोकन विंडो थ्योरी, है ना। स्मॉल एक्ट ऑफ डेविएंस इफ इग्नोर्ड कैन लीड टू हीनियस क्राइम, ठीक है ना। मतलब क्या है कि भाई छोटे छोटे क्राइम को हम इग्नोर मारते जाते हैं, फिर बाद में क्या होगा, इसके कारण हम बड़े क्राइम करने में भी झिझकते नहीं है। इसी को बोलते हैं क्या, ब्रोकन विंडो थ्योरी। समझ में, तो ये ब्रोकन विंडो थ्योरी के कारण क्या हो रहा है, इसी के कारण हीनियस क्राइम को जन्म देता है ना। यहाँ पर स्मॉल एक्ट ऑफ डेविएंस, है ना, मतलब अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। डेविएंस मतलब क्या हो गया, जो अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी है, उसको क्या करते हैं हम, उसको इग्नोर करते चलते हैं, है ना, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे अंदर क्या होता है, वो डर खत्म हो जाता है। छोटी छोटी चीजें जो सोसाइटी मना करके रखी है वो भी हम करते रहते हैं, और इससे क्या होता है कि हम एक लिमिट में धीरे धीरे अपना जो एफिशिएंसी रहती है, हमारा जो करने का वो रहता है, वो हम बढ़ा देते हैं, और बड़े बड़े क्राइम करने में से भी फिर हम झिझकते नहीं। इसी को बोलते हैं ब्रोकन विंडो थ्योरी। समझ में गया, क्लियर है। तो ये ब्रोकन विंडो थ्योरी है जिसके कारण क्राइम को बढ़ावा मिलता है। सोसाइटी धीरे धीरे करके एक्सेप्ट करती है और बेंचमार्क ऊपर होते जाएगा, हम उसको वैसे ही देखते जाएंगे और इग्नोर करते चलेंगे, और फाइनली कब हमसे बड़ा क्राइम हो जाएगा हम कभी सोच भी नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो भाई सॉल्यूशन क्या है फिर इसका, सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन ये है, पहले कुछ शॉर्ट टर्म देखते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, शॉर्ट टर्म तो सॉल्यूशन ये हो सकता है कि स्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग की जाए पब्लिक प्लेस की, है ना, स्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग हो। नेक्स्ट होता है रात में विजिलेंस बढ़ाया जाए, जितने क्राइम्स होते हैं वुमेन रात में ही सेफ नहीं रहती, है ना, विजिलेंस एट नाइट बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो ऑफिशियल्स हैं, कई बार ऑफिशियल्स भी ढंग से बात नहीं करते, ढंग से ट्रीट नहीं करते वुमेन इशूज की जब बात आती, तो हमको क्या करना है, सेंसिटाइज करना पड़ेगा उनको वुमेन्स के इशूज के बारे में। समझ में कि रात में आप पुलिस थाना जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। सेंसिटाइजिंग ऑफ दी ऑफिशियल्स, ठीक है ना। कई बार इग्नोर करते हैं, कई बार बात नहीं करते, बात करने का तरीका अलग होता है, आप ही से सवाल जवाब करने लगेंगे, वुमेन विक्टिम है उसी को ही उटपटांग बात करने लगते हैं उससे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कुछ सोशल इनोवेशन लाने की जरूरत है। सोशल इनोवेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ताकि क्या हो, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो, जस्टिस आए, इक्वालिटी आए, इन सबको बढ़ावा मिले, जो एग्जिस्टिंग सोशल प्रॉब्लम है उसमें चेंजेस आए। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आप, जिसको बोलते हैं महिला पुलिस वॉलंटियर, ठीक है ना, महिला पुलिस वॉलंटियर्स, इनको बढ़ावा देना चाहिए। पिंक स्टेशन होने चाहिए, पिंक स्टेशन आजकल चलन में है। पिंक स्टेशन मतलब वुमेन से रिलेटेड डेडिकेटेड स्टेशन हो, समझ में, जहां पर वो जाकर के अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके, प्रॉब्लम्स बता सके, समझ में क्या ना। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है ऑनलाइन ई लर्निंग, भी आप बढ़ावा दे सकते हो वुमेन के लिए, ई लर्निंग, जिसमें से वो क्या कर अवेयर होंगे अपने राइट्स के बारे में, अपने जो भी उनको वायलेंस होता है उनसे रिलेटेड वो करने के लिए, समझ में क्या। महिला पुलिस स्टेशन एक तरीके का वही पिंक पुलिस स्टेशन है, ठीक है ना। महिला सुरक्षा समिति होनी चाहिए, ये सब नए नए आइडियाज हैं, ठीक है ना। महिला सुरक्षा समिति, सुरक्षा समिति, ठीक है। अब देखो कुछ और चीजें आपको बताता हूँ, फिर इन सबको एक समराइज करके समझ लेंगे कि आखिर ये है क्या, ठीक है ना। कई बार नेबरहुड कमेटी बनानी चाहिए, नेबरहुड कमेटी, ये काहे के लिए होंगी, ये नेबरहुड कमेटी इसलिए होती ताकि जीरो क्राइम जोन्स बना सके, फॉर जीरो, फॉर क्रिएटिंग जीरो क्राइम जोन्स। एक होता है कम्युनिटी पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब समझते हो,
कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब ये है कि पुलिस एंगेज करे लोकल्स के साथ ज्यादा से ज्यादा, है ना, पुलिस का एंगेजमेंट हो विथ लोकल्स। और ये नेबरहुड कमेटी क्या होती है, ठीक है ना, ये नेबरहुड पंचायत नहीं है, समझा गया। नेबरहुड कमेटी एक तरीके की इनफॉर्मल अरेंजमेंट होता है, पंचायत तो आपको पता है एक तरीके का फॉर्मल अरेंजमेंट होता है। यहां पर क्या हो कि भाई मान लो कि भाई आपस में ही लोग आ जाएं, समझा गया ना, आपस में ही लोग, वहां के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो खुद से ही पार्टिसिपेट करें, काहे के लिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प मिले, समझा गया ना। जैसे नेबरहुड कमेटी समझो कि भाई गांव में एक कमेटी बना ली गई है, ये मैंने आपको पंचायती राज में भी बताया था। मान लो कि भाई गांव में, अब देखो लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं, तो भाई अब पता नहीं है ना कि क्यों नहीं जाती हैं, तो अब ये कमेटी अगर रहेगी तो ये नजर रखेगी भाई उनके गांव में हो क्या रहा है, कि भाई वो जब स्कूल के लिए निकलती हैं बच्चियां, ठीक है ना, जब औरतें पानी भरने के निकलती हैं, ये सब जिस भी चीज के लिए वो निकल रही हूँ, उस समय देखा जाएगा कि भाई कौन कहाँ पे क्या हरासमेंट करता है, रास्ते में कोई परेशान करता है क्या क्या, इस वजह से ये लोग नहीं जाते हैं। तो इन सब चीजों पर नजर रखने के लिए, प्लस अगर वुमेन्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो जाकर के सीधे इस नेबरहुड कमेटी को जाकर के बताएं कि भाई हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो बेटर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में जो सपोर्ट मिल सकता है उस गांव से वो मिल जाएगा। तो जो भी वुमेन है उनको जो भी प्रॉब्लम होती है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो भी दिक्कत हो रही है उन सब चीज़ों को समझ सकते हैं, और प्रशासन को वो सब चीज़ें बता सकते हैं। इससे कितना अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा सोचो एडमिनिस्ट्रेशन को। तो ये होता है नेबरहुड कमेटी, समझ में आ रहा ना, ठीक है, क्लियर है। वहीं पर महिला सुरक्षा समिति कौन होती है, ये जो नेबरहुड कमेटी है ये तो लोकल लेवल पर होंगी, और महिला सुरक्षा समिति मतलब डेडिकेटेड जो वुमेन होंगी, डेडिकेटेड एक्टिविटीज को नजर रखने के लिए, स्क्रूटनाइज करने के लिए, सर्विलांस करने के लिए महिला सुरक्षा समिति होंगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना सकते हो आप जिला लेवल पे, नीचे तालुक लेवल पे बना सकते हो, ग्राम लेवल पे बना सकते हो, जैसे भी आपको बनाना हो, समझ में क्या। महिला पुलिस वॉलंटियर मतलब क्या होता है, समझ गए ना। महिला पुलिस वॉलंटियर मतलब डेडिकेटेड वुमेन्स, जैसे ये रोमियो स्क्वाड वगैरह ये सब जो होते हैं, ठीक है ना, तो इनको क्या बोलते हैं, महिला पुलिस वॉलंटियर, ठीक है। पिंक स्टेशन आपको पता ही है क्या हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है ये नेबरहुड कमिटीज, ये सब मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्या करना चाहिए, नेक्स्ट है फास्ट ट्रैकिंग कोर्ट्स। फास्ट ट्रैकिंग क्यों, जल्दी से निपटाना करने के लिए केसेस का, फास्ट ट्रैकिंग ऑफ केसेस बाय फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, है ना। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होते हैं वो स्टैब्लिश किया जाना चाहिए, जल्दी जल्दी से केस का निपटारा करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, वुमेन को ट्रेनिंग देना चाहिए। वुमेन को ट्रेनिंग काहे में, वुमेन को ट्रेनिंग देना चाहिए सेल्फ डिफेंस में, इन सेल्फ डिफेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, हेल्पलाइन सेटअप कर दो, सेटअप हेल्पलाइन, हेल्पलाइन प्लस मोबाइल ऐप्स वुमेन सेफ्टी के लिए। आजकल आपने देखा होगा कि भाई जब भी लड़कियां किसी रात में मान लो फंस गई कहीं पर, किसी ऑटो वगैरह में चलती हैं, तो वो मोबाइल ऐप में अपलोड कर देती हैं, जिसमें उनका जीपीएस आ जाएगा, उनका वो नंबर आ जाएगा गाड़ी का, ये सब चीज़ें आ जाएगा। क्या होगा उससे, वुमेन सेफ महसूस करती है। कल को कोई प्रॉब्लम भी हो जाए तो वो जीपीएस और वो जो नंबर जो भी डाली होंगी उसमें से वो पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल सकता हूँ कि भाई जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन करो, रेगुलेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और नया नया इनिशिएटिव, न्यू इनिशिएटिव लाना चाहिए। न्यू इनिशिएटिव जैसे पिंक बस, पिंक बस, पिंक बस मतलब जहां पर ड्राइवर भी वुमेन हो, कंडक्टर भी वुमेन हो, और उसमें सिर्फ वुमेन ही ट्रेवल करें, ऐसा कुछ इनिशिएटिव लॉन्च करो। पिंक ऑटो हो गई, पिंक बसेस हो गई, पिंक बसेस हो गई, ठीक है ना। फिर जी ऑटो इनिशिएटिव है, जी ऑटो इनिशिएटिव्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या देखें, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या होंगे, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकता है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये हो सकता है कि भाई जेंडर सेंसिटाइजेशन करने की जरूरत है, ठीक है ना। उसके साथ साथ मोरल ओवरहॉलिंग की जरूरत है, ठीक है ना। और ये जो एजुकेशन, एजुकेशन हमारा बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, एजुकेशन सिस्टम, इसमें इक्वालिटी वगैरह को प्रमोट करने की जरूरत है ना। जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं,
यहाँ पर जेंडर सेंसिटिव जेंडर बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। मोरल ओवरहॉलिंग मतलब यहाँ पे मोरल वैल्यूज वुमेन के प्रति, वुमेन के राइट्स वगैरह की सारी चीज़ें की ज़रूरत है। समझ में क्या? ये जो पेट्रियार्की नेचर है, एटीट्यूड बोल दो, नेचर नहीं, पेट्रियार्कल जो एटीट्यूड है, इसको नीड्स टू बी चेंज्ड, है ना। और वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है ना, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। कैसे? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह से, है ना, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जब इसको बढ़ाएंगे तो भाई वो, अभी मैंने क्या बताया, इंडिपेंडेंट नहीं रहती तो फिर उनको प्रॉब्लम होती। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको, वुमेन को हम इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं ना, मेकिंग वुमेन सेल्फ इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या, जो वायलेंस होता है उनका वर्क प्लेस पर, है ना, वायलेंस एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पर जो वायलेंस होता है उसके लिए कौन सा एक्ट है? तो मैंने आपको बताया था, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट। ठीक है, ये एक एक्ट है। अब इसका ये चीज याद रखना कि भाई ये दोनों में लागू होता है, ठीक है ना। ये अप्लाइज टू बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक, अब देखो फॉर्मल सेक्टर में क्या अरेंजमेंट होता है इसमें, फॉर्मल सेक्टर में और इनफॉर्मल सेक्टर में। देखो, अगर फॉर्मल सेक्टर है मतलब मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है ना, इंस्टीट्यूशन है, और वहां पर उसकी जिम्मेदारी होगी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको ये सब अरेंजमेंट देख के चलना है, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी। ठीक है ना। देखो क्या बोल रहा है कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किस पर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किस पर, इंस्टीट्यूशन पर, किस पर, इंस्टीट्यूशन या फिर जो एम्प्लॉयर है, जो उसका मालिक है, उस पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। समझो कि भाई अगर आपके अंदर, आपके इंस्टीट्यूशन में 10 प्लस मेंबर्स हैं, है ना, 10 लोगों से ज़्यादा काम करने वाले हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंटरनल कंप्लेन कमेटी बनानी पड़ेगी। ठीक है ना। ठीक है, और उसमें से ये जो कमेटी होगी इसमें क्या होगी, 50% इसमें वुमेन होनी चाहिए, है ना, 15% ऑफ विच, इसको वो कौन होगी, वुमेन होगी। मान लो किसी वुमेन को कोई प्रॉब्लम है इंस्टीट्यूशन में, उसका हरासमेंट होता है, तो फिर उसमें एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी ही चाहिए, जहां पर वुमेन जाएगी, अपना कंप्लेंट रजिस्टर करेगी। उस वुमेन में कम से कम आधे लोग क्या होने चाहिए, वुमेन होने चाहिए, ताकि वो फ्री होकर के उनसे सारी बातें शेयर कर सके। इसके साथ साथ ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो केस डिस्पोज करेगी, केस डिस्पोजल ये जो भी होगा वो 90 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, है ना। ऐसा अरेंजमेंट आपको बना करके देना 90 डेज का। ठीक है ना। वहीं पर मैं अगर आपसे बात करूं, ये एक बार आप चेक कर लेना जरूर, 10 ही मेंबर है क्या। ठीक है ना, इसको एक बार आप जरूर चेक कर लेना। ठीक है ना, मैं कंफर्म नहीं हूं, बट अब ये सब काम का नहीं है कि 10 मेंबर हैं, 12 मेंबर हैं, बट फिर भी एक बार नजर मार लेना। बस ये जान लो फॉर्मल सेक्टर है अगर, तो भाई एक इंटरनल कंप्लेन कमेटी होगी ही होगी। ठीक है ना। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये सब होना, ये सब पूरा अरेंजमेंट देखने की, तो याद रखना इंस्टीट्यूशन या उसका जो एम्प्लॉयर होगा। वहीं पर इनफॉर्मल सेक्टर है, तो यहाँ पर किसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब मेंटेन करने की, ये होती है डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वो क्या करेगा, यहाँ पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, यहाँ पर लोकल कंप्लेंट कमेटी होगी। समझा क्या, उसमें भी 50% वुमेन होंगी, 15% कौन होंगी, वुमेन होंगी। और वो कितने टाइम में डिस्पोज करेंगे केस, केस डिस्पोजल इनके लिए कितना टाइम है, तो वो स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, है ना।
एज स्पेसिफाइड, वो टाइम आपको बता दीजिएगा कि उस हिसाब से आपको केस को डिस्पोज करना है इनफॉर्मल सेक्टर के लिए। समझ में गया ना? क्लियर है ना? प्लस क्या बोल रहा हूं मैं, देखो अगर फॉल्स कंप्लेंट आती है अगर, तो याद रख लेना इस केस में काउंटर इंक्वायरी बैठ जाएगी वुमेन के अगेंस्ट, तो काउंटर इंक्वायरी का प्रोविजन है। प्लस क्या बोल रहा हूं, ये एक तरीके का नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है ना, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। अब नॉन कॉग्निजेबल का मतलब क्या है, पुलिस आपको मतलब सुओ मोटो एक्शन से डिसीजन नहीं ले सकती, समझ में गया ना? क्लियर है ना कि भाई अपने से पुलिस कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती, आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, उसके लिए अरेस्ट ऑर्डर चाहिए और ये सब चीजें चाहिए। पुलिस कैन नॉट टेक एनी एक्शन ऑन सुओ मोटो बेसिस, ये भी जान लो आप, ठीक है ना? ठीक, इसके अलावा क्या बोल रहा हूं, हाँ, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए ना कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, समझेगा? मतलब देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, समझेगा? अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो ये देखने के लिए कि इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं रहा है, ये एक बड़ा सा इसका ड्रॉबैक आप बोल सकते हो। मतलब देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी with respect to implementation of the provision of the act, कि भाई कोई इसको इंप्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है, कुछ नहीं, इसको देखने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं, बस बोल दिया गया कि हाँ ऐसा कुछ होगा, बाकी अब करना है तो आप करो, नहीं करना है तो मत करो, देखने वाला कोई नहीं। विथ रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि ये एक तरीके का टूथलेस टाइगर है, ये एक्ट कैसा है, टूथलेस टाइगर है, ठीक है ना? ठीक है, समझा क्या? टूथलेस टाइगर इन सेंस मतलब ये भी बोल सकते हैं कि मान लो कि भाई अगर कोई व्यक्ति गिल्ट उसको प्रूव हो गया है ना, तो उसको पनिशमेंट कैसे दिया जाएगा, उसको पनिशमेंट भी इस हिसाब से दिया जाता है जो सेक्सुअल हरासमेंट का चार्टर होगा, इस इंस्टीट्यूशन ने जो चार्टर बनाया होगा, है ना, उस हिसाब से उसको पनिश किया जाएगा। तो भाई मतलब आईपीसी वगैरह ये सब चीजों का जो प्रोविजन है वो सब उनके अकॉर्डिंग पनिशमेंट नहीं मिलता है उनको, काहे के अकॉर्डिंग मिलता है, जो सेक्सुअल हरासमेंट चार्टर होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसके हिसाब से ये जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती हैं या फिर जो लोकल कंप्लेंट कमेटी होती हैं वो पनिशमेंट दे देती हैं, तो वो भी कुछ काम की नहीं रहती, वो पनिशमेंट ज्यादातर उसमें कॉम्प्रोमाइज और ये सब चीजों की बात करते हैं। प्लस कोई अथॉरिटी नहीं है कि भाई सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा उस सब चीजों को देखने के लिए, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, टूथलेस टाइगर बोलते थे, समझा क्या? इसीलिए अब क्या है, मान लो कुछ शिकायत वगैरह है वुमेन को, वो भी ढंग से नहीं कर पा रही थी, तो पूरा मतलब ये कोई काम का सिस्टम नहीं चल रहा था, ठीक है ना? इसीलिए क्या किया गया था बाद में, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट जो थी, इसने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ऑनलाइन पोर्टल, ताकि अगर वुमेन को कोई भी प्रॉब्लम है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनसे रिलेटेड, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है उस ऑफिस में, तो वो क्या कर सकते हैं, एक SHE पोर्टल है, शी पोर्टल बोलते हैं इसको, शी बॉक्स, ठीक है ना, शी बॉक्स, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ पर जाकर के अपनी शिकायत आप दर्ज करा सकते हो, और जो भी उसमें जो भी प्रोविजन होगा उस हिसाब से एक्शन लिए जाएंगे, समझ में? क्योंकि वो टूथलेस टाइगर हो गया था, वो चार्टर में कोई काम का नहीं रह पाया था, कई बार कंप्लेन वगैरह रजिस्टर भी नहीं किए जाते थे, प्रॉब्लम्स होती थी दुनिया भर की, तो उन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए SHE बॉक्स है, अभी थोड़ा सा ये आप ध्यान में रखना, ठीक है? बोलो क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस देख लेते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है।
डोमेस्टिक वायलेंस में भी इसके लिए कौन सा एक्ट है, तो मैंने आपको क्या बताया, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब तो आप जानते हो जो घरेलू हिंसा होता है उससे रिलेटेड। तो याद रख लो इसका जो अगर एनालिसिस करें हम, जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये डोमेस्टिक वायलेंस है, इसका अगर एनालिसिस करें तो पहली बात इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई इसने जो डोमेस्टिक वायलेंस है, पहले तो उसको क्या बताया, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है एक्चुअल अब्यूज हो सकता है, वो जो रियल में आप कर रहे हो, या फिर थ्रेट कर रहे हो, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस समझा जाएगा, और थ्रेट ऑफ अब्यूज, ठीक है ना, दोनों को इंक्लूड करता है, एक्चुअल अब्यूज को भी और थ्रेट ऑफ अब्यूज को भी, ठीक है ना। यहाँ पर जो वुमेन है ना, वुमेन है, वुमेन क्या है, वुमेन यहाँ पर इंक्लूड करता है लिव इन पार्टनर को भी, अगर लिव इन पार्टनर साथ में रहना तब भी वो ये वाला जो एक्ट है वो लग जाएगा उन पर, डोमेस्टिक वायलेंस का ये लग जाएगा। वाइफ पर भी ये लग सकता है, वाइफ के लिए भी है ये, सिस्टर के लिए भी है, सिस्टर को परेशान कर रही है तो बहन जाकर के कंप्लेन कर सकती है। सिस्टर विडो है, विधवा औरत है, उससे उस विडो को परेशान कर रहे हैं तब भी डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट लग जाएगा। मदर हो सकती हैं, मदर भी इंक्लूडेड है, ठीक है। सिंगल वुमेन है, सिंगल वुमेन है, उसको भी इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो वायलेंस है, यहाँ पे जो ये वायलेंस है ना, वायलेंस किस तरीके का, ये जो वायलेंस है ये फिजिकल भी हो सकता है, ये मेंटल भी हो सकता है, मतलब साइकोलॉजिकल, है ना, साइकोलॉजिकल रूप से आप मानसिक तनाव दे रहे हो तब भी उसको भी मान लिया जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सेक्सुअल भी हो सकता है, ठीक है ना, ये सेक्सुअल वायलेंस भी हो सकता है, सब कुछ इंक्लूड करता है, ये याद रखना, फिजिकल, सेक्सुअल, मेंटल, उसके साथ साथ एक्चुअल अब्यूज भी है और थ्रेट ऑफ अब्यूज भी है, ठीक है ना। तो ये बात आप थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ठीक। एक चीज ये कवर नहीं करता है, बस ये आपको मैं बता दूंगा अभी, मैरिटल रेप को ये कवर नहीं करता है, वही इसका आप क्रिटिकल में बोल सकते हो। प्रोविजन, क्या क्या प्रोविजंस की बात करता है, अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो, अगर प्रोविजंस की बात करूं तो ये राइट टू सिक्योर हाउसिंग, मान लो कि भाई अगर वुमेन अलग हुई है या वुमेन को अगर आप परेशान किए हो, मारपीट हुई है, तो उसको सेपरेट रहने का कोई अरेंजमेंट बनाने का प्रोविजन है इसमें, ठीक है ना। वो भाई रोड पे तो रह नहीं सकती, तो उसके लिए सेपरेट हाउसिंग का अरेंजमेंट कराने का प्रोविजन बताया गया है, मतलब राइट टू सिक्योर हाउसिंग, राइट टू सिक्योर हाउसिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, राइट टू सिक्योर हाउसिंग के अलावा उसके पास राइट टू प्रोटेक्शन है, राइट टू प्रोटेक्शन, कंपनसेशन एंड राइट टू कस्टडी ऑफ चाइल्ड, उसका जो बच्चा होगा ना उसका प्रोटेक्शन, कंपनसेशन अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी, और बच्चे की जो कस्टडी होगी उसके लिए भी सारा अरेंजमेंट दिया गया है इसमें, ठीक है ना। राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, खुद का प्रोटेक्शन, भाई उसको लगता है कि मेरे लाइफ को खतरा है तो वो कंप्लेन करा करके वो बोल सकती है अथॉरिटीज को, उसको राइट टू प्रोटेक्शन, मतलब कि भाई हो सकता है उसके घर में, जिस घर में वो रह रही हो, वो 2-3 पुलिस वाले भेज दें ताकि वो उसमें कोई अटैक वगैरह ना हो, क्योंकि अब अलग रहेगी, हो सकता है भाई उस पर जिस व्यक्ति से दिक्कत हो रही थी, घर वाले से प्रॉब्लम हो रही थी, वो उस पर अटैक कर दें, तो राइट टू प्रोटेक्शन का भी इसमें अधिक वो है। इसके अलावा राइट टू कंपनसेशन, कंपनसेशन मांग सकती है वो, और वो जो कस्टडी ऑफ चाइल्ड है ना, थर्ड है क्या, कस्टडी ऑफ चाइल्ड, वो अपने बच्चे के साथ जो कस्टडी होगी, बच्चे की कस्टडी, उससे भी रिलेटेड प्रोविजन इसमें मेंशन है, मतलब वो चाहेगी तो अपने बच्चों को अपने साथ रखने का जो भी होगा वो अरेंजमेंट इसमें दिया गया है, समझा गया ना। लेकिन अब इसका एनालिसिस करते हैं, ये तो प्रोविजन देख लिया, अगर मैं एनालिसिस करूं इसका तो पहला ये एक्ट क्या है, ये जेंडर बायस्ड है, जेंडर बायस्ड है, मतलब जो डोमेस्टिक वायलेंस में वुमेन को जो प्रॉब्लम होगी तभी ये कवर करेगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई वुमेन को प्रॉब्लम ना हो, मैन को प्रॉब्लम हो, है ना, तो अब मैन किसको कंप्लेन करेगा, इसका कोई प्रोविजन नहीं है ना। इट इज जेंडर बायस्ड एक्ट, ये जेंडर बायस्ड एक्ट है, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इसका यही है, ठीक है ना, जेंडर बायस्ड, ठीक है ना। प्लस इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत होती है, सब्जेक्टिविटी बहुत है, सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा होने का मतलब समझते हो ना, ऐसी चीज है जहां पर सब कुछ क्लियर नहीं है, जब सब कुछ क्लियर नहीं होता तो वाइडर इंटरप्रिटेशन हो सकता है,
जब जब वाइडर इंटरप्रिटेशन हो जाता है तो भाई जो चांस ऑफ एब्यूज होता है, परेशान करने का, जो मान लो पुलिस अथॉरिटी होगी अब मेल को बहुत तरीके से परेशान कर सकती हैं, समझ में आ गया? क्योंकि सब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्टिविटी है मतलब उसका एक ही चीज का बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन निकल सकता है। जब बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन होता है तो फिर अगर वो चाहेंगे आपको फंसाना तो आपको मिसयूज करके फंसा सकते हैं, ये बात याद रख लेना। इसके कारण क्या होता है, चांसेस बढ़ जाते हैं हरासमेंट के, समझ में आ गया? मेल का हरासमेंट या फैमिली का हरासमेंट बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे बढ़ने का, ठीक है ना? नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, इस थर्ड पॉइंट है क्या है कि अब देखो, अब एक चीज और याद रखना कि भाई इसका अवेयरनेस बहुत कम है ना? ये वुमेन में सोचो कि गांव वाले एरिया में तो इनके बारे में वुमेन्स को कुछ पता ही नहीं रहता, तो इसके कारण क्या होगा, और जब उनको पता नहीं रहता उनके अधिकारों के बारे में तो फिर उनका अब्यूज बढ़ता रहेगा, तो कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई सुनने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो अवेयर ही नहीं है। तो आप याद रख लो, लैक ऑफ अवेयरनेस। इस एक्ट के बारे में इवन अर्बन एरियाज में नहीं पता रहता तो रूरल एरियाज को बात ही छोड़, ठीक है ना? स्पेशली कहां पर, स्पेशली रूरल एरियाज में, ठीक है ना? और जबकि सबसे ज्यादा दिक्कत कहां हो रही है, रूरल एरियाज में, ठीक है ना? वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, वहां पर मेजॉरिटी ऑफ द फैमिली रूरल एरियाज में ही रहती है, तो वहां पर ही अवेयरनेस नहीं, ठीक है ना? ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, ये कंपनसेशन की तो बात करता है, बट जो साइकोलॉजिकल एंड सोशल सपोर्ट सिस्टम होगा विक्टिम के लिए उसकी कमी हो जाती है। और इवन अगर हम रियलिटी में देखें तो इकोनॉमिक जिस हिसाब से कंपनसेशन देने की बात करते हैं उस हिसाब से वुमेन मतलब सेफ नहीं हो पाती और सिक्योर नहीं हो पाती उतने कंपनसेशन, ठीक है ना? तो हम ये भी बोल सकते हैं, चौथा क्या, एब्सेंस ऑफ चलो थोड़ा बहुत आपने मॉनेटरी कंपनसेशन दे भी दिया, बट साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो नहीं मिलेगा ना उस वुमेन को, सोशल सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है ना उस वुमेन को। एब्सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल सपोर्ट और उसी के साथ साथ एंड सोशल सपोर्ट भी उसको नहीं मिलता, इसका कोई अरेंजमेंट नहीं है। इवन इकोनॉमिकल जो सपोर्ट है वो भी लेस है ना? तो उसको भी बोल सकते हैं हम लैक ऑफ इकोनॉमिकल सपोर्ट, वो भी उतना खासा कुछ रहता नहीं, ठीक है ना? और लास्ट में क्या बताया मैंने, मैरिटल रेप इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना? एक्सक्लूड करता है, एक्सक्लूड्स मैरिटल रेप, ठीक, ये एक्सक्लूड करके रखा गया है इसमें, ठीक है? नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट है वे फॉरवर्ड, क्या है, क्या करना चाहिए फिर? वे फॉरवर्ड ये है कि एनजीओस को सामने आना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए वुमेन के प्रोटेक्शन, वुमेन के राइट्स को, है ना? पहला पॉइंट क्या है, एनजीओस का रोल बढ़ाओ, रोल बढ़ाना है ना? एनजीओस को क्या करना चाहिए, एनजीओस का रोल कैसे बनाना चाहिए कि एनजीओस को प्रमोट करना चाहिए वुमेन प्रोटेक्शन, वुमेन राइट्स के बारे में, ठीक है ना? ठीक है, काहे में, वही अवेयरनेस क्रिएट करो, अवेयरनेस क्रिएट करो, प्रोटेक्ट करो, रेज वॉइस करो अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, समझे क्या? एंड वुमेन राइट्स, ठीक है? ये सब चीजें आप जानते हो। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, रूरल एरियाज में अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। अभी मैंने क्या बताया था आपको, रूरल एरियाज में नहीं है, यहाँ पर अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। नेक्स्ट है क्या, कोई सब रीजन आप जानते हो, उसी को बस वे फॉरवर्ड में लिख दो। वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो, वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दो, एम्पावर कर दो, एम्पावर कर दो, तो अपने राइट्स को असर्ट कर सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे तो उन पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना? तो वो अलग भी रह लेंगी तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इसलिए साथ रहना चाहती हैं कई बार कि भाई उनका कोई सपोर्ट नहीं रहता। अगर वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहेंगी तो वो फैमिली से अलग भी रह लेंगी, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? अगर फॉल्स कंप्लेंट हो रहे हैं, फॉल्स कंप्लेंट्स हो रहे हैं अगर, तो क्या करना चाहिए, उसके लिए स्ट्रिंजेंट एक्शन लो। अगर कोई वुमेन फॉल्स कंप्लेन कर रही तो स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है कि भाई अब वो लड़की, फिर ऐसे में तो भाई हर वुमेन फिर कंप्लेन लेके आ जाएगी फंसाने के लिए,
तो भाई इसीलिए क्या होना चाहिए, इसको थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना चाहिए अगर फॉल्स कंप्लेंट कोई करता है तो वुमेन, ठीक है ना, ठीक है ना। वैसे भी मैंने आपको क्या बताया कि मैक्सिमम वायलेंस काहे के कारण होते हैं, जितने भी वुमेन वायलेंस होते हैं वो काहे के कारण होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस ही होते हैं। इवन लॉकडाउन का जो समय था तो सबसे ज्यादा देखा है कि भाई बोला गया था कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का ग्राफ है वो बढ़ गया था, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आप और अच्छे तरीके से चाहते हो इस चीज को समझना, तो आप क्या करो, अभी कुछ दिन पहले डोमेस्टिक वायलेंस का आर्टिकल आया था बहुत अच्छे से कि डोमेस्टिक वायलेंस कैसे बढ़ गया है पूरे इंडिया में लॉकडाउन के कारण, ठीक है ना। तो उससे आप थोड़ा सा निकाल लेना पॉइंट, तो आपको और अच्छा इसमें से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था अपना, ये हम लोगों ने देख लिया कि भाई ये डोमेस्टिक वायलेंस भी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लें फटाक से, डाउरी से रिलेटेड क्या प्रोविजन, ठीक है। तो डाउरी प्रोविजंस देखो, डाउरी से रिलेटेड क्या प्रोविजन है, डाउरी क्या है ये सब तो आप समझते हो, इसलिए मैंने बता नहीं रहा हूँ आपको, बस एक आइडिया दे दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी ये पूरा टॉपिक आपको करंट से ही आएगा, करंट से ही करना है, ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ आईपीसी के सेक्शन बता देता हूँ, ठीक है ना। सीआरपीसी के जो जो सेक्शन है वो सब आप जान लो, सर्च कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ जो सेक्शन 304B है, ये डाउरी से अगर डेथ होती है तो उस चीज से डील करता है, डाउरी डेथ, ठीक है ना। 306 काहे से डील करता है, रिकवरी ऑफ स्त्रीधन। स्त्रीधन क्या होता है समझ रहे हो, जो लेके आती हैं वुमेन्स, ठीक है ना, मायके से अपने, ठीक है। 306 498A बहुत फेमस है ये, 498A ये हमेशा न्यूज में रहता है, जिसको बोलते हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। तो ये कुछ डाउरी रिलेटेड प्रोविजन है, वो मैंने आपको बता दिया। डाउरी रिलेटेड अगर वुमेन के साथ वायलेंस होता है उससे रिलेटेड ये प्रोविजन है, ये एक मोटा मोटा अपने को पता चल जाए कि हाँ भाई, वैसे भी ये सब याद नहीं रहने वाला, बट आपको यही बोलना पड़ेगा कि आईपीसी के कुछ सेक्शन है उनके तहत ये लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है कि इसको एज अ शील्ड यूज करना चाहिए था, लेकिन वुमेन इसको कैसे यूज करती है, एज अ मतलब अपने आप को जताने के लिए, असर्ट करने के लिए, है ना, दूसरे का मिसयूज करने के लिए उनका ये यूज करने लगी है ज्यादा, ठीक है ना। अब रिसेंटली क्या हुआ था, पहले ये नॉन कंपाउंडेबल था। नॉन कंपाउंडेबल मतलब एक बार अगर इसमें फंस गए तो फिर समझौता नहीं होता था, ठीक है ना। और ये नॉन बेलेबल भी था। कौन सा सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये 498 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, 498A। ये जो 498A है ये क्या था, इससे रिसेंट जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट ने। पहले ये नॉन बेलेबल भी था, मतलब बेल नहीं मिलती थी, एक बार केस हो गया। नॉन कंपाउंडेबल था, मतलब एक बार केस हो गया तो समझौता नहीं हो सकता था। इसको क्या कर दिया गया, इसको क्लॉज को सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया, बाद में इस क्लॉज को डिलीट कर दिया गया था, क्लॉज डिलीटेड। क्या बोला उसने, ये बोला कि भाई आप एक काम करो, आप एक फैमिली वेलफेयर कमीशन बनाओ, फैमिली वेलफेयर कमीशन, है ना। वो देखेगा कि क्या मैटर है ना, ये देखेगा टू लुक इनटू द मैटर, और वो डिसाइड करेगा 30 दिन के अंदर कि भाई केस वैलिड है कि नहीं, है ना, केस वैलिड है कि नहीं। ऐसे नहीं भाई, पहले क्या हो रहा था कि कोई भी वुमेन कर देती थी कंप्लेन तो फिर वो नॉन कंपाउंडेबल हो गया, नॉन बेलेबल हो गया 498 के तहत, ए के तहत, तो वो प्रॉब्लम हो जाती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा इसका बहुत मिसयूज करने लगी, है ना। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस प्रोविजन एज अ शील्ड टू असर्ट देयर राइट, उसको कैसे यूज करने जाना लगा, उसको यूज करने जाने लगा कि भाई अपना वेपन यूज, एज अ वेपन यूज करा जाने लगा, है ना, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, समझेगा। इनफैक्ट बहुत सी शादियां भी इसलिए होने लगी कि भाई मिसयूज करके बाद में अपन पैसे वगैरह ऐड लेंगे, तो उसके चक्कर में इसका मिसयूज होने लगा। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई इसके कारण 498A के कारण क्या हो रहा था, ये नॉन कंपाउंडेबल था, नॉन बेलेबल था, जिसके कारण बहुत सारे फ्रॉड केसेस आने लगे, मिसयूज होने लगा। बाद में उसने इसको स्टक डाउन किया, इस क्लॉज को बाद में सरकार ने भी हटा दिया,
और एक फैमिली वेलफेयर कमीशन को गठन करने की बात की, जिसमें क्या हुआ कि भाई वो देखेगी 30 दिन के अंदर डिसाइड करेगी कि क्या सही में मैटर बन रहा है केस फाइल करने का कि नहीं बन रहा है। अगर केस सही में ये मैटर बन रहा है केस फाइल होने का, तो वो ऑर्डर दे देगी कि हाँ ठीक है केस फाइल कर लो। नहीं तो मिसयूज करने के लिए अगर वुमेन जाएंगी तो वो कमेटी समझ जाएगी कि भाई ये फालतू में केस है, इसमें कुछ ऐसा केस नहीं बन रहा है, वो उसको हटा देंगे, ठीक है ना। वहीं पर अब क्या है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी हो सकता है इससे रिलेटेड, ठीक है ना। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अब अलाउड। एक्चुअली में ये सब किया किसके द्वारा किया गया था, एक मलिमत कमेटी भी आई थी। मलिमत कमेटी ने भी बोला था कि ये 498 को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, इसको डाइल्यूट करने की जरूरत है। तो वो मलिमत कमेटी ने भी बोला था कि भाई इनमें ये सब चीजें चेंज करने की जरूरत है। तो ये 2-3 चीजों के कारण जो 498 है उसको हटा दिया गया है। अब 498 का ये वाला जो नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल वाला जो सेक्शन था उसको हटा दिया गया। अब क्या होता है, एक कंप्लेंट कमेटी होगी, वो देखेगी 30 दिन के अंदर मैटर सही बन रहा है केस फाइल करने का कि नहीं। केस अगर फाइल करने का केस बन रहा है, उनको लगेगा कि हाँ केस होना चाहिए, तो फिर वो केस फाइल करवा देंगी। नहीं तो फिर वो समझ जाएंगे कि ये तो मिसयूज करने के लिए प्रोविजन है, तो जो भी कार्रवाई होगी काउंटर जो भी प्रोविजन बनता है वो उसको अलाउ कर देंगे वो, समझ में। तो इससे क्या होगा, मिसयूज जो होना था डाउरी से रिलेटेड वो कम हो जाएगा, समझेगा ना। तो ये कुछ प्रोविजन है जो हमने देख लिए हैं वुमेन के इशूज। मैं अभी सिर्फ आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ बस, ये वैसे भी न्यूज से ही कवर होगा सब कुछ आपको, ठीक है ना, करंट से ही कवर होगा ये, ठीक है। बोलो डन।